हेलो नमस्कार आप सभी को। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा क्रैश कोर्स का चैप्टर नंबर 4 है उत्सर्जन। इससे पहले हमने 3 चैप्टर पढ़ लिया, शोषण पढ़ लिया, पोषण पढ़ लिया, परिवहन पढ़ लिया और उसका हमने क्वेश्चन भी कर लिया ढेर सारा। अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं उत्सर्जन। तो आइए हम पढ़ते हैं उत्सर्जन के बारे में, ध्यान से सुनते रहिएगा। उत्सर्जन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है उसको निकाल के हटा देना है, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन आप क्या लिखिएगा कि उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। हमारे शरीर से अलग अलग प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जैसे कि यूरिन हो गया, शरीर पसीना हो गया, ये स्किन के माध्यम से पसीना निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिसको हमने शोषण में ही निकाल के पढ़ के खत्म कर लिया किस तरह से निकलता है। यह हम पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। तो उत्सर्जन क्या होता है समझ गए। उसके बाद हमको पढ़ना है इसमें क्या, पादप में पढ़ना उत्सर्जन, जंतु में उत्सर्जन पढ़ना। सबसे हम जानते हैं जो प्राणी इंटेक करते हैं, यानी कि हम लोग जो प्रोटीन इंटेक करते हैं वो क्या होता है? एमिनो एसिड में विखंडन होता है। अमीनो एसिड आगे चल के अमोनिया बनाता है, यूरिया बनाता है, यूरिक एसिड बनाता है। हमको उसी को पढ़ना है कि अमोनिया क्या होता है, यूरिया क्या होता है, यूरिक एसिड क्या होता है, कौन कितना विषैला होता है, किसको निकालने में कितना पानी निकलता है। तो आइए पढ़ते हैं। आइए हम समझते हैं अमोनिया के बारे में। आइए देखिए क्या लिखे, अमोनिया क्या होता है? जो प्राइमरी नाइट्रोजन वेस्ट होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ, सभी जीव में क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। आगे चल के ये अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड में बदलता है। तो अमोनिया के बारे में देखिए क्या लिखे, यह प्राथमिक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है जो सभी जंतुओं में उत्पन्न होता है। यह अत्यंत ही विषैला होता है। इसको शरीर से निकालने के लिए अधिक मात्रा में जल चाहिए, जल में घुलनशील होता है। तो बताइए अमोनिया को कौन सा जीव शरीर से निकालेगा? जलीय जीव निकालेगा, क्योंकि अत्यधिक विषैला होने के कारण इसको निष्कासन के लिए अधिक मात्रा में पानी चाहिए, जल चाहिए, इसलिए इसको कौन निष्कासित करेगा? जलीय जीव निष्कासित करेगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या लिखा, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला N2CO NH2CO NH2 होता है। इस सब का आप लोग दरमान बताइएगा। आइए उसके बाद देखते हैं यूरिया के बारे में। अब क्या होता है, ये जो अमोनिया बना है हमारे शरीर में वृक्क पाया जाता है, किडनी, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े हैं किस तरह से मूत्र का निर्माण होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है। किडनी में क्या होता है, ये अमोनिया ओरिथिन साइकिल के द्वारा यूरिया बन जाता है। इससे आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ आपको याद रखना ओरिथिन साइकिल। ओरिथिन साइकिल क्या होता है? किडनी में होता है। इसका बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो कि आपको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना ये जो यूरिया है ओरिथिन साइकिल के द्वारा यूरिया वृक्क में बनता है। ये कम विषैला होता है, यानी कि इसको निकालने के लिए कम मात्रा में पानी चाहिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप नीचे लिख लीजिएगा कि अमोनिया के निष्कासन के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी चाहिए, यूरिया के निष्कासन के लिए कम मात्रा में पानी चाहिए। अमोनिया कौन निकालेगा? जलीय जीव, और जो यूरिया निकालेगा स्तनधारी जीव निकालेगा और स्थलीय उभयचर निकालेगा। तीसरा क्या लिखे हैं? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला होता है, यानी कि इसको निकालने के लिए सबसे कम पानी चाहिए। एग्जाम्पल में याद रखिए, रेप्टेलिया हो गया, पक्षी हो गया, ये सब क्या निकालेगा? यूरिक अम्ल निकालता है। अब कभी कभी देखिएगा जब आप वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं अब देखिएगा कि थोड़ा लिक्विड टाइप का आपके शरीर पर गिरता है और आपको लगता है कि बारिश हो रही है। फिर आप इस तरह से हाथ देखते हैं, फिर ऊपर देखते हैं, आपको पता नहीं चलता है। तो वो क्या होता है, ये जो पक्षी सब जब यूरिन डिस्चार्ज करता है ना, ठीक उसी तरह से थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का होता है। इसको निकालने के लिए बहुत कम ही जल की आवश्यकता होती है। आप देखिए पक्षी कितना पानी पीता ही है, थोड़ा सा चोट रहता है उससे कितना पानी पी सकता है। तो जो यूरिक एसिड होगा, यूरिक अम्ल होगा, ये कौन निकालेगा? पक्षी निकालेगा और रेप्टेलिया निकालेगा। समझ पाए यहाँ तक? लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे जंतुओं में उत्सर्जन। हम देखेंगे जो एक कोष के जंतु होते हैं उसमें उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाएगा। जिस तरह से हम पढ़े थे शोषण तंत्र, देखे थे जो एक कोष के जीव होते हैं उसमें शोषण तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक उसी तरह से हम देखेंगे जो एक कोष के जीव होते हैं उसमें उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाएगा। जो बहुकोष के जीव होते हैं उसमें उत्सर्जन तंत्र पाया जाएगा। तो किस बहुकोष की बात करें? हम बात करेंगे मानव के बारे में। मानव में किस तरह से उत्सर्जन होता है, मानव में किस तरह से किडनी काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ तक लिख लेते हैं, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जंतुओं में उत्सर्जन पढ़ना शुरू करते हैं। इधर ध्यान से सुनिएगा। जंतु दो तरह के होते हैं, एक कोष के जीव, बहुकोष के जीव। जंतु एक कोष के जो जीव होंगे उसमें किसी भी तरह का उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाएगा। शरीर के सतह से क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं बहुकोष के जीव। बहुकोष के भी जीव हमको किसके बारे में पढ़ना? मानव और पादप के बारे में। यहाँ लिख देते हैं मानव और पादप में पढ़ना उत्सर्जन किस तरह से होता है। तो ये देखिए क्या लिखे हैं, जंतु में उत्सर्जन। जंतु दो तरह के होते हैं, एक कोष के जीव, बहुकोष के जीव। बताने का जरूरत नहीं होता है क्या होता है एक कोष के, बहुकोष के, सब आप लोग पढ़े होंगे। एक कोष के जीव में जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया। अगर हम नहीं देख रहे हैं तो बोर्ड आपको देखना चाहिए। अमीबा, प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया। इसमें जो उत्सर्जन होता है शरीर के सतह से विसरण द्वारा हो जाता है। सिंपल याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा बताइए प्रोटोजोआ में किस तरह से विसरण होगा, तब कहिएगा सॉरी उत्सर्जन होगा, तो आप कहिएगा विसरण प्रक्रिया द्वारा सब जगह के सतह से हो जाएगा। बहुकोष के जीव हम लोग को पढ़ना मानव के बारे में, पादप के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव के बारे में, देन पढ़ेंगे पादप के बारे में। आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मानव उत्सर्जन तंत्र।
आपको अभी से लेकर के बचपन से 55 तक काम आएगा। किस तरह से किडनी को हेल्दी रखना, किस तरह से किडनी फंक्शन करता है, खराब हो गया तो क्या करें, हम आपको सब बताएंगे। तो आपको ध्यान से सुनना, कम से कम ये किडनी वाला पोर्शन यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र वाला पोर्शन आपको पूरे ध्यान से सुनना है। किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है आपके शरीर का। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज उनका भी किडनी खराब हो चुका है, उनको बार बार हीमोडायलिसिस के लिए जाना होता है। अब देखिएगा उसके चेहरा सब पर सूजन हो जाता है। हम आपको बताएंगे कि क्या होता है किडनी खराब होने का लक्षण, कब आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है यानी कि किडनी विशेषज्ञ से मिलना है। तो आइए पहले पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। मुख्य अंग जो इसमें आता है यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन सा अंग आएगा, विरिक आएगा, मूत्रवाहिनी आएगा, मूत्राशय आएगा, मूत्रमार्ग। बस हमको इतना ही पढ़ना है उत्सर्जन तंत्र के बारे में। क्या क्या पढ़ना, विरिक पढ़ना, मूत्रवाहिनी पढ़ना, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। हमको मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना। कितना पढ़ना हम आपको बता देंगे। हमको डिटेल में पढ़ना किडनी के बारे में। इसी किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है, वो पढ़ेंगे हम कैसे होता है। तो ये पढ़ना, जैसे देखिएगा हम यहाँ पे छोटा सा फिगर बना दिए हैं ताकि आप समझ पाइए। ये हो गया किडनी, ये हो गया मूत्रवाहिनी, हो गया मूत्राशय, मूत्रमार्ग। किडनी में क्या होगा, यूरिन बनेगा, ये मूत्रवाहिनी के थ्रू कहाँ आ जाएगा, मूत्राशय में, मूत्राशय मूत्रमार्ग के बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, तीनों के बारे में हमको पढ़ना किसके बारे में, किडनी के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं विरिक के बारे में, किडनी के बारे में। हम पढ़ेंगे किडनी का संरचना पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। आइए यार ध्यान दीजिएगा, समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा। अगर कभी भी आप भविष्य में भी लेक्चर देखिएगा तो आपको किडनी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किडनी को किस तरह से स्वस्थ रखना है। आइए हम पढ़ते विरिक के बारे में। देखिए क्या लिखे, एक जोड़ा, यानी कि एक जोड़ा मतलब कि दूटा होगा, सिंगल नहीं रहेगा आप लोग की तरह। देखिए एगो दूगो है ना किडनी। इसका आकार सेम के बीच का आकार जैसा होता है। इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर होता है। और इसका वजन कितना होता है, 120 से 70 ग्राम। आपके शरीर के अंदर ये 120 से 170 ग्राम का जो मशीन लगा, समझिए इतना ज़्यादा ये कम्प्लेक्स मशीन है ना, अभी आपको हम पढ़ेंगे पता चलेगा। इस एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाई जाएगा। आपको अभी नेफ्रॉन का डायग्राम बताएंगे। एगो दूगो नहीं, 10 लाख। समझिए कितने बढ़िया ये फिल्टर है। प्राकृतिक में इससे बढ़िया फिल्टर कोई हो ही नहीं सकता है। समझ लीजिए कि इसमें 10 लाख मशीन लगा है, छोटका छोटका, और वो क्या करेगा, कंटिन्यूस आपके ब्लड को साफ करते रहता है। अगर वो गड़बड़ा गया मरिएगा। हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अगर आपका एगो किडनी खराब हो गया कोई बात नहीं, दूसर से काम चलेगा। अगर दोनों खराब चल गया, हो गया, तब आपको समस्या होता है, तब आपको बार बार हीमोडायलिसिस कराना पड़ेगा। आगे हम आपको समझाएंगे हीमोडायलिसिस क्या होता है। आइए हम पढ़ते हैं विरिक का संरचना। विरिक के संरचना में क्या क्या बोलेंगे हम आपको, सिर्फ ध्यान से आप सुनते रहिएगा। विरिक का जो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग आपको कॉनकेव नजर आता हुआ, सॉरी कॉन्वेक्स नजर आता है, उठल नजर आ रहा है। और ये जो नीचे इधर वाला भाग होता है ये कॉनकेव होता है, यानी कि धंसा हुआ भाग होता है। और इसी भाग, धंसा हुआ भाग से क्या होगा, विरिक धमनी और विरिक सिरा अंदर घुसेगा। जिस जगह से यहाँ पे एंटर करेगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। जो बोर्ड पे लिखा है जितना हम बोलेंगे, जब हम क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज लाएंगे तब देखिएगा उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और ये पोर्शन थोड़ा ठीक ठाक है, पढ़ने वाला है। आइए विरिक का संरचना देखते हैं। ये विरिक हो गया सेम का आकार का। विरिक के जो ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम लोग विरिक आवरण कहते हैं। उसके जब आप अंदर चलिएगा, चलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये विरिक सिरा है। विरिक सिरा क्या करेगा, ये क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को क्या करेगा जी, ये किडनी से ले जाएगा। और विरिक धमनी क्या करेगा, जो शुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या होता है, शुद्ध रक्त कहने का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अशुद्ध कहने का मतलब क्या, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होगा। फिर से सुनिएगा, शुद्ध रक्त कहने का मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, यानी कि ऑक्सीकृत ब्लड। इंग्लिश थोड़ा मुझसे इजी बोला पा रहा है, हिंदी में हम लड़खड़ा जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं ऑक्सीजनित रक्त का मतलब होता है कि जिसमें रक्त मिला, सॉरी ऑक्सीजन मिला हो। डीऑक्सीजनेट यानी कि अशुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ना मिला। बस इतना है। तो विरिक सिरा क्या करेगा, जो अशुद्ध रक्त होगा वो क्या करेगा, विरिक से ले जाएगा दूर। और जो विरिक धमनी होगा ये शुद्ध रक्त को लाएगा यहाँ पे, मतलब ऑक्सीकृत ब्लड को लाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लड मतलब शुद्ध है। शुद्ध कहने का मतलब क्या, उसमें NaCl ना है, वाटर ना है, ग्लूकोज ना है, ये सब ना है। इसका मतलब ये नहीं है। आइए अब समझिए। तो ये विरिक धमनी है, ये क्या करेगा, शुद्ध रक्त को लाएगा, इस किडनी को प्रदान करेगा, विरिक सिरा दूर ले जाएगा अशुद्ध ब्लड को। उसके बाद एक पंखा जैसा संरचना नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं मेडुला पिरामिड। एक किडनी में 15 से 16 पिरामिड होता है। इसी 15-16 पिरामिड में मान के चलिए 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। उसके बाद ये जो नजर आ रहा है, इस रेड ब्लैक कलर को हम लोग केलिक्स कह लेते हैं। ये जो बीच में धसल नजर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं वर्तनी के स्तंभ। ये हो गया मेडुला, ये हो गया कोटेक्स। ये बाहरी वाला भाग को कोटेक्स कहते हैं, ये जो अंदर वाला भाग है इसको हम लोग मेडुला कहते हैं। इतना समझ पा रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि इस किडनी के अंदर
एकदम कुंडलित संरचना। अभी हम आपको फिगर बताएंगे। 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन ये किडनी का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो आइए अब हम उस नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से उसमें मूत्र का निर्माण होता है, नेफ्रॉन का कौन कौन सा भाग होता है। 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा बताइए नेफ्रॉन क्या होता है और नेफ्रॉन का डायग्राम बताइए। बिल्कुल आसान आप बना पाइएगा आसानी से। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद आप एक बार जाके बुक पढ़ लीजिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे हम पूरा कंटेंट हम पढ़ा रहे वाले आपको क्रैश कोर्स, लेकिन हम कोशिश करें जितना भी कंटेंट है सारा का सारा कंटेंट इसमें आ जाए, कुछ भी छूटे नहीं। तो आइए यहाँ तक लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है? तो आइए हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने किडनी के बारे में पढ़ लिया है। अब हम जानते हैं कि किडनी के अंदर जो अति कुंडलित संरचना पाई जाता है, एक किडनी के अंदर कितना पाया जाता है? 10 लाख। हम उस संरचना के बारे में पढ़ते हैं। अब समझ सकते हैं कि भगवान ने हमारे अंदर कितने महत्वपूर्ण अंग दिए हैं। जो किडनी है, किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जा रहा है। ये हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करते रहता है, शुद्ध करते रहता है। और भी काम होता है किडनी का। पहले हम नेफ्रॉन का संरचना जान लेते हैं, फिर हम नेफ्रॉन किडनी का काम जानेंगे। तो किडनी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसे बचाना बहुत ही जरूरी है। कैसे इसे बचा जाए? अगर आपका खराब हो गया तो क्या किया जाए? नेफ्रॉन के पढ़ने के बाद हम लोग का आकार देखेंगे, यानी कि किडनी का काम देखेंगे, तब हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं नेफ्रॉन के संरचना के बारे में। हम नहीं भी दिख रहे हैं तो आपको बोर्ड दिखना चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन या वृक्क नलिका। देखिए नेफ्रॉन सबको पता होता है। अगर आप किसी से पूछेगा ना वृक्क नलिकाएं क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहा है, क्या पूछा जा रहा है। जैसे उसको आप कहिएगा नेफ्रॉन, तुरंत से उसको याद आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है नेफ्रॉन? वृक्क संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, आगे लिखें कि प्रत्येक नेफ्रॉन में लगभग 10 लाख, दिख रहा है ये संरचना, ऐसा संरचना 10 लाख पाया जाता है एक किडनी में। समझिए कितना ज़्यादा जटिल, कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मानव का शरीर बनाया गया, उसके अंदर इतने इतने इंपॉर्टेंट अंग दिए गए हैं। अगर आप इस सब अंग का अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप अपने शरीर का खुद से ध्यान रखने लगिएगा, आपको दूसरे से प्यार करने का समय ही नहीं मिलेगा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह से कुछ आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर। ये होता अविवाहित धमनी, ये होता अपवाहित धमनी। सबका हम काम भी यही बताते चलेंगे, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। अगर हम ज़्यादा आपको यहाँ डिटेल में पढ़ाने लगेंगे तो वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ये हो गया कि अविवाहित धमनी। इसका काम क्या होता है? ये रक्त को इस ग्लोमेरुलस में लाएगा। अपवाहित धमनी का काम क्या होता है? यहाँ से दूर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? हार्ट के पास ले जाएगा, फिर हार्ट भेजेगा लंग्स को, लंग्स में फिर ऑक्सीकृत होकर फिर से हार्ट में आएगा, फिर पूरे शरीर में भेजा जाएगा। ये अपवाहित धमनी। याद रखिएगा जो अविवाहित धमनी होता है एफेरेंट आर्टियोल, ऐसे याद रखिएगा, ए पर आने वाला, एफेरेंट मतलब जो जाने वाला, ए याद रखिएगा तो अपने याद हो जाएगा। जो ये एफेरेंट आर्टियोल है, ये क्या करेगा? रक्त को लाएगा कहाँ पे? इस ग्लोमेरुलस में। ये ग्लोमेरुलस क्या होता है? एक जाल जैसा संरचना रहता है। ये क्या करता है? ब्लड को छानने का काम करता है। उसके जस्ट नीचे देखिए क्या लिखे? बोमेन के संपुट। ये प्याली जैसा संरचना है जिसमें क्या होता है? ग्लोमेरुलस उपस्थित होता है। उसके नीचे आइएगा आपको समीपस्थ कुंडलित नलिका मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आपको हेलने का लूप, ये होता है लूप ऑफ हेलने जिसको कहते हैं। ये हो गया डिसेंडिंग वाला और ये हो गया एसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब ये नीचे वाला, हेलने का अवरोही चाप, और ये ऊपर जो जा रहा है ये हो गया हेलने का अधिरोही चाप। आगे बढ़िएगा आपको मिलेगा संग्राहक नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, समान संग्राहक नलिका, और ये आगे चल के मूत्रवाहिनी से जुड़ जाता है। इसका काम क्या होता है सुनिएगा। ये क्या करेगा? जो आपके इसमें ग्लोमेरुलस में ब्लड आएगा ना, इस ब्लड को अच्छे से फिल्ट्रेट कर देता है। इतना अच्छा से बढ़िया से फिल्ट्रेट कर देगा, यानी कि साफ कर देगा, शुद्ध कर देगा, कि प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के सब कुछ छना जाएगा बढ़िया से। अब छन के ये क्या होगा? आगे भेज देगा। जब ये आगे इसमें पास होते रहता है इस नलिका में, इधर से समझाते हैं, तो इसके आसपास ढेर सारा ब्लड वेसल्स होता है, इस तरह से एकदम ओझल पुझल। यहाँ नहीं हम बनाते, नहीं तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, आपको समझने में थोड़ा परेशानी हो जाएगा। ब्लैक मार्कर से बना दे जाएंगे इसको। अब देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ से ब्लड छन जाएगा ना, अब ये आगे बढ़ेगा। समीपस्थ नलिका हो गया, हेलने लूप हो गया, दूरस्थ नलिका, ये सब में जाते जाते क्या होता है? जो भी काम का चीज है ना, जो वो रक्त वाहिनियां द्वारा क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं कि इस होकर जब इसमें ब्लड आ जाएगा तो ब्लड अच्छे से छन जाएगा। जो भी इसमें काम के चीज होंगे, जब ये आगे बढ़ेगा ना, तो ये समीपस्थ कुंडलित नलिका हो गया, अवरोही हो गया, दूरस्थ नलिका, इस समय क्या होता है? छन जाता है, अच्छे से क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है जो काम का चीज है, और जो काम का चीज नहीं उसको आगे भेज दिया जाता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका में फाइनली क्या होता है? अवशोषण बढ़िया से खत्म हो जाता है। जितना भी काम का चीज है खींच लिया जाएगा, जो
अपशिष्ट है उसको भेज दिया जाएगा। जो अपशिष्ट बाद में द्रव बचता है उसी को हम लोग मूत्र कहते हैं, यानी कि यूरिन कहते हैं। देन ये संग्राहक नलिका से आ जाएगा कहाँ पे, सामान्य संग्राहक नलिका में, ये आगे चल के मूत्रवाहिनी से जुड़ेगा और मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगा। जब आप क्लास 11 में जाइएगा तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम यूरिन को डिस्चार्ज करते हैं, किस तरह से हम इमरजेंसी कंडीशन में रोक के रखते हैं। आप देखेंगे जब आप पब्लिक प्लेस में रहते हैं, पब्लिक प्लेस मतलब जहाँ ढेर सारा आदमी सब रहता है, वहाँ अगर आपको यूरिन डिस्चार्ज करने का मन भी कर रहा होता है तब करते नहीं है, उसको आप रोक के रखते हैं। जब आप क्लास 11 में जाइएगा तो आपको बताया जाएगा कि वहाँ हम किस तरह से रोक के रखते हैं, कब हम यूरिन डिस्चार्ज कर लेते हैं। इसमें भी मैकेनिज्म काम करता है, जैसे कि इनवॉलेंट्री मसल्स हो गया, वॉलेंट्री मसल्स हो गया। आपको यहाँ नहीं पढ़ना, अगर आपको हम यहाँ पढ़ाने लगे आपको बोरिंग भी फील होने लगेगा और आपको लगेगा कि मास्टर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। तो जो काम का चीज़ हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। ये संरचना पता चल गया क्या होता है। अब आइए हम पढ़ते हैं वृक्क का काम क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में, तो याद रखिएगा वृक्क का संरचना है क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक, अब आइए हम पढ़ते हैं वृक्क का काम क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, वृक्क का काम, सबसे पहला काम क्या होता है, मूत्र निर्माण। यही हमको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना किस तरह से मूत्र का निर्माण होता है। देन होता है रक्त का शोधन। शोधन मतलब होता है फिल्ट्रेशन, ब्लड को क्या करेगा, फिल्टर कर देगा। जल संतुलन बनाए रखता है हमारे शरीर में। अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। रक्तचाप, रक्तचाप सुन के आपको पता नहीं चलेगा, अगर हम आपको ब्लड प्रेशर बोलेंगे तुरंत समझ जाइएगा। तो रक्तचाप मतलब होता है ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करके रखता है। हार्मोन का नियंत्रण करता है। इसी किडनी से, वृक्क से क्या होता है जी, हार्मोन निकलता है, एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन। एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन, जिसको हम लोग एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन, इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जब आपके साथ कोई इमरजेंसी होता है, जैसे मान चलिए आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आप ऐसा जंगल आ गया या गाछी जिसको हम बोलते हैं, उससे अगर आप अकेले गुजर रहे होते हैं तो आपका देखिएगा एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाता है, आपका भूख प्यास सब गायब हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप भूख कहते हैं, भूत को देख के आपको भूख लग गया है, एकदम खाने का मन कर रहा है। अगर मान चलिए आपको आभास होता, हम तो आज तक भूत देखे नहीं, आप लोग का पता नहीं देखे कि नहीं, आपको आभास भी होता जब आप कभी गाछी से गुजरेगा तो देखिएगा जब हवा चलती है तो आवाज़ होता है उससे। अगर बांस से गुजरेगा तो वहाँ और अच्छे से आपको पता चलेगा, तो आपको लगने लगता कि भूत आया है, मतलब ऐसा आभास होने लगता है मन में। तो देखिएगा उसमें आपका हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाएगा, आप चाहिएगा कि तेज तेज से वहाँ से भाग जाए, आपका भूख प्यास सब खत्म हो जाएगा। तो यही किडनी से हार्मोन निकलता है, इमरजेंसी हार्मोन, जिसको हम लोग एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन कहते हैं। वही क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करता है। तो देखिए क्या लिखिए, हार्मोन का भी नियंत्रित करता। और विटामिन डी का सक्रिय रूप बनाना, जो आप सूर्य का रोशनी में विटामिन डी लेते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आके हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब लग जाता है, उसको पहले किडनी क्या करता है, सक्रिय रूप में बनाता है, देन हमारा शरीर यूज कर सकता है विटामिन डी को। तो पता चला वृक्क का कौन कौन सा काम होता है। हम वृक्क के बारे में पढ़ना शुरू करें, सॉरी नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में 10 लाख नेफ्रॉन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक नेफ्रॉन नहीं होगा, प्रत्येक वृक्क होगा, लिखने में गलती हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लीजिएगा। क्या लिखिए, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाएगा। 2 का किडनी पाया जाता है ना, तो दोनों मिलाकर 10-10 20 लाख हो गया। ये वृक्क का नेफ्रॉन का संरचना है। इधर वृक्क का कार्य लिखे, मूत्र निर्माण, रक्त का शोधन, जल संतुलन बनाए रखना, अम्ल क्षार, रक्त का नियंत्रण, हार्मोन का नियंत्रण, विटामिन डी का सक्रिय रूप बनाना। अब हमको पढ़ना क्या, मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण किस तरह से होता है अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, इसके बाद हम लिख देंगे। अब ये समझिएगा मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण के 3 गो स्टेप, क्या गो स्टेप, 3 गो स्टेप। सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा होता है पुनः शोषण, तीसरा होता है श्रवण यानी कि सिक्रेशन। आइए इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या बोले हम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाम से पता चल रहा है, इस ग्लोमेरुलस में होने वाले फिल्ट्रेशन को हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के भी नाम से जानते हैं। समझिएगा होगा क्या, जब इस अविभाज्य धमनी द्वारा यहाँ पे रक्त आ जाएगा तो ये रक्त अच्छे से छन जाएगा। इसमें जो भी काम का चीज़ है, ग्लूकोज हो गया, जो भी उसमें प्रोटीन वोटीन पाया जाता है, ये सबको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, यानी कि अच्छे से छान देगा। छन गया, अब जो छना हुआ भाग बच जाएगा उसको यहाँ से इधर भेजा जाएगा। इसमें भेजने के दौरान क्या होगा, ये जो आपका समीपस्थ कुंडलित का चाप है, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है, इससे जब पास होता है तो इसके आसपास क्या होता है, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त का जो वेसल्स होता है वो रहता है पूरे एकदम जाल जैसा बना। वो क्या करेगा, जो भी बचा कुछ और काम का चीज़ है ना, उसको क्या करेगा, वो अवशोषित कर लेगा, बाकी चीज़ को क्या करेगा, इसको करके जाने देगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसको कहेंगे कि जब हमारे ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है तो वो अच्छी तरह से छन जाता है,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। एक बात याद रखना, जो अविवाहित धमनी होता है इसका व्यास ज़्यादा होता है, जो अपवाहित धमनी होता है उसका कम होता है। क्योंकि अविवाहित धमनी क्या करता है, अधिक मात्रा में ब्लड को लाता है और इसका व्यास कम रह जाने के कारण अपवाहित यहाँ क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। ये इसी प्रेशर के कारण तो ये ब्लड क्षमता है। तो जब इसे आएगा ज़्यादा जाएगा कम, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर यानी कि दाब क्रिएट होगा। जैसे दाब क्रिएट होगा तो क्या होगा, यहाँ से ये छन जाएगा, इसके दीवार से छन जाएगा, छन के आगे बढ़ेगा। ये सब नलिका में क्या होगा, जो काम का चीज़ें खींच लिया जाएगा, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। देन संग्राहक नलिका में जाएगा, फाइनली मूत्र का निर्माण हो गया। देन क्या होगा, इस होकर के आगे मूत्र वाहिनी से जुड़ जाएगा, वो जाके कहाँ जाएगा, मूत्राशय में जमा हो जाएगा। और जब आपको यूरिन डिस्चार्ज करने का मन होगा कर दीजिएगा। बस इतना स्टेप है। तो आइए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं मूत्र निर्माण का 3 स्टेप। कौन कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, पुनः अवशोषण क्या होता है और सिक्रेशन क्या होता है। तो आइए आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। छापिए। तो आइए अब हम लोग मूत्र निर्माण का प्रक्रिया देखते हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बताएं मूत्र निर्माण का 3 प्रोसेस होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं, पुनः अवशोषण और सर्वन। आइए लिख दिए, समझ लेते हैं एक बार और। हम लोग पढ़ रहे हैं मूत्र निर्माण का प्रक्रिया। देखिए क्या लिखे, मूत्र निर्माण का 3 चरण है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पुनः अवशोषण, सर्वन। आप क्लास 10th में हैं। अगर आप आगे चल के मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो क्लास 10th के बायोलॉजी को एकदम अच्छे से पढ़िए, एकदम तन मन धन से जी जान लगा के पढ़िए। क्योंकि क्लास 10th में जितने भी चैप्टर हैं ना, लगभग आप समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे चैप्टर आपको क्लास 11, 12 हर एक जगह ये हेल्प करेगा। जब इवन डेट अगर आप मेडिकल का भी पढ़ाई करिएगा, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लीजिएगा, पैरामेडिकल हो चाहे आप किसी भी तरह का आप एग्जाम क्वालिफाई करिएगा, ऐसा 11th पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको ये सब चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। डाइजेशन हो गया, मतलब हिंदी में बोलते रहिए, पोषण हो गया, शोषण हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन तंत्र हो गया, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बिना तो समझिए काम चलने वाला है नहीं। तो अब ये सब आपको क्या करना है, इसको एकदम अच्छे से पढ़िए, दिमाग में एकदम बैठा कर। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ लिए और 10th में अच्छा नंबर आएगा तो उलबुला के सब कुछ भूल गए, ऐसा नहीं करना है। एकदम दिमाग शांत करके पढ़िए। और एक सजेशन आप लोग को और देंगे, अगर आप 10th में अच्छा कर जाइएगा ना तो ज़्यादा उछलना नहीं है, ये आपका पहला स्टेप है। भले थोड़ा सा खुशी होगा, उछलने का मतलब ऐसा नहीं कि फिर आगे चल के पढ़ाई एकदम कम कर देना, आपको एकदम कंटिन्यूस मेहनत करते रहना, नहीं तो आगे चल के आपका परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाएगा। आइए समझते हैं। तो मूत्र निर्माण का 3 प्रोसेस होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, पुनः अवशोषण होता है, सर्वन होता है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या जिसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। देखिए क्या होता है, यह प्रक्रिया ग्लोमेरुलस तथा बोमेन संपुट में होता है। जब रक्त किडनी से आता है तो ग्लोमेरुलस की पतली झिल्ली से होकर के जल, ग्लूकोज, यूरिया, लवण आदि छन जाता है। प्रोटीन और रक्त कोशिकाएं नहीं छनती है। बोला कि जब ग्लोमेरुलस में आता है, अभी इससे पहले हम फिगर में देख लिए थे, अब फिर से बनाने का जरूरत नहीं, अगर कहिएगा तो यहाँ बना देते हैं कुछ छोटा सा। चलिए आइए थोड़ा सा पार्ट में बना देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ ग्लोमेरुलस था, अविवाहित अपवाहित, ये आपका ग्लोमेरुलस है। जब इसमें ब्लड आता है, ये अविवाहित धमनी के थ्रू, ये हो गया अपवाहित, ये हो गया अविवाहित। इंग्लिश में आपको ज़्यादा याद रहेगा, ये हो गया एफेरेंट आर्टिकल। एफेरेंट मतलब आने वाला, जो लेकर आएगा, एफेरेंट जो जाने वाला। एफेरेंट आर्टिकल जब इसमें ब्लड लाएगा तो ब्लड अच्छी तरीके से छन जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और रक्त कोशिकाएं को छोड़ करके। इसमें होता क्या है, इसमें प्रेशर क्रिएट होता है। अभी इससे पहले हम आपको पढ़ा है कि इसमें अधिक मात्रा में ब्लड आ रहा है, जहाँ कम मात्रा में यहाँ प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण क्या होता है, एकदम बढ़िया से ब्लड छान जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा मतलब क्या होता है, बड़ा, अधिक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा, पुनः अवशोषण। पुनः मतलब समझ रहे हैं, फिर से, अवशोषण मतलब खींच लेना, फिर से खींच लेगा, ये काम का चीज़ है। तो देखिए क्या लिखा, कोशिकाएं उन पदार्थों को शोषित कर लेती है जिनकी आवश्यकता होती है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, जल हो गया, लवण, इसको पुनः से अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ से छन के ब्लड आगे ही बढ़ने लगेगा, जो भी इसके थ्रू आगे बढ़ रहा, जो भी काम का चीज़ है, ब्लड वेसल्स द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। फिर फाइनली क्या होगा, सर्वन। यहाँ रक्त से हाइड्रोजन, पोटासियम हो गया, आयन हो गया, यूरिया जैसे ये सब हानिकारक पदार्थ को छोड़ दिया जाता है, जो कि आगे चल के मूत्र का निर्माण कर लेगा। देखिए क्या लिखा है, इन तीनों प्रक्रिया के बाद जो दर बनता है उसको मूत्र कहते हैं। फाइनली क्या होगा, संग्राहक नलिका आगे चल के मूत्र वाहिनी में जुड़ेगा, मूत्रा से ब्लेडर में भर जाएगा। जैसे आपका ब्लेडर भर जाएगा, आपके ब्रेन को सिंगल जाएगा, अब पानी निकालने का जरूरत है, फिर आप चल जाते हैं पानी निकालने के लिए। अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे तो आप देखिएगा, बिना दोस्त के तो पानी निकलता ही नहीं है। अगर आपको पानी निकालने जाना हो तो दोस्त को लेके ही जाते होंगे। तो यहाँ तक पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं किस तरह से मूत्र का निर्माण होता है। अब आइए हम मूत्र का कंपोजिशन देख लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मान चलिए किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया, किसी कारणवश इन्फेक्शन हो गया या चोट लग गया, या किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज या चीनी का बीमारी, जो कि आजकल अधिक देखा जा रहा है, चीनी का बीमारी,
चीनी का बीमारी जनरली आपको हम अगर पढ़ाएंगे, अभी नहीं, अभी रहने देते हैं। जनरली जो चीनी का बीमारी होता है डायबिटीज़, ये इंसुलिन की कमी से होता है। इसके अलावा भी और कारण है, इस जो आके हम कभी अगर समय मिलेगा तो पढ़ाएंगे आपको। ये जनरली स्ट्रेस लेने से भी चीनी का बीमारी हो जाता है। अगर आप अधिक मात्रा में स्ट्रेस, चिंता हिंदी बोलते हैं, अगर आप अधिक मात्रा में चिंता ले रहे हैं, ज़बरदस्ती का चिंता लिए जा रहे हैं, तो इससे भी आपको चीनी होने का खतरा है, तो इससे बचना था। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मूत्र का निर्माण और हीमोडायलिसिस पढ़ेंगे। हीमोडायलिसिस में क्या पढ़ेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया, क्वेश्चन हैगा कि अगर किसी व्यक्ति का एक किडनी खराब हो गया तो क्या होगा, तो आपको कहिएगा दूसरे से काम करेगा। अगर दोनों खराब हो गया तब उसके लिए एक कृत्रिम किडनी होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोडायलिजर मशीन, उस प्रोसेस को हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं। आइए पहले इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं हीमोडायलिसिस के बारे में। छापिए यहाँ तक। तो ये थोड़ा सा हम मूत्र का बनावट देख लेते हैं, यानी कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन, उसमें क्या क्या पाया जाता है। उसके बाद हम लोग हीमोडायलिसिस पढ़ेंगे। हीमोडायलिसिस एक बढ़िया टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है, इसलिए हम आपको एक पूरे अलग से ही पढ़ाएंगे अच्छे से पूरे बोर्ड पे। आइए देखिए मूत्र का बनावट, कंपोजिशन ऑफ मूत्र में क्या क्या होता है। सबसे पहले याद रखिएगा जो यूरिन का पीएच होता है ये 6 होता है। 6 तो बताइए एसिडिक होगा कि एल्कलाइन होगा? कहाँ इंग्लिश बोले जा रहे, फिर से बोलिए। अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? तो याद रखिएगा जो यूरिन होता है ये अम्लीय होता है। इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप। क्या करिएगा, आप किसी जगह पर आप एक ही बार क्या करिएगा, बार बार यूरिन डिस्चार्ज करिएगा। हालांकि स्वच्छता अभियान के खिलाफ है, लेकिन अगर आप घूम रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। आप क्या करिएगा, कहीं घास उस होगा उस पर आप क्या करिएगा, लगातार यूरिन डिस्चार्ज करते जाइएगा, देखिएगा कुछ दिन के बाद वो सूख जाता है। ये हो गया आपके लिए। आप ऐसे भी देखे होंगे अगर आप फसल लगाएं, जैसे कि गेहूँ लगाएं या धान लगाएं या मकई लगाएं, अगर जरूरत से ज़्यादा आप यूरिया डाल दीजिएगा तो फसल सूख जाता है। अगर ये यूरिन डिस्चार्ज करने वाला प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। एक मकई आप लगा लीजिएगा अपने आसपास, या कहीं खेत में एक मकई आप बर्बाद कर सकते हैं। आप लगा लीजिएगा कहीं एक मकई, उसके बाद क्या करिएगा, उसमें जरूरत से ज़्यादा हेल्थी यूरिया दे दीजिएगा एक एक गाछ में, देखिएगा वो सूख खत्म हो जाएगा। तो यूरिया क्या होता है जी, ये अम्लीय होता है। याद रखिएगा मूत्र क्या होता है, इसका पीएच मान 6 होता है, यानी कि अम्लीय होता है। अब आइए इसमें देखते हैं क्या क्या पाया जाता है। याद रखिएगा ये सब पूछा जाएगा। जल कितना होता है, 96% होता है। ठोस होता है 4%। इस 4% में अकेले 2% यूरिया होगा, बाकी में ये सब होगा। ठीक, 2% यूरिया होता है। याद रखिएगा 100 ml ब्लड में 30 मिलीग्राम यूरिया पाया जाता है। यूरिक अम्ल की बात किया जाती है, 100 मिलीग्राम में 2 से 3 मिलीग्राम पाया जाएगा, और प्रतिदिन हम 1.5 से 2 ग्राम ये यूरिक अम्ल को डिस्चार्ज करते हैं। क्रिएटिनिन भी पाया जाएगा, NaCl पाया जाएगा, K+ पोटासियम आयन पाया जाएगा, Ca+2 कैल्शियम आयन पाया जाएगा। नोट में लिखिए मूत्र का रंग किसके कारण पीला होता है। याद रखिएगा मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण पूरा होता है। अभी तक हम जितना पढ़े हैं इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना पढ़े उससे बार क्वेश्चन उम्मीद नहीं है पूछने का। आप यहाँ 6 तक पढ़िएगा। अब आइए हम लोग एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं हीमोडायलिसिस। जब किसी व्यक्ति का दोनों किडनी खराब हो जाता है तब इस हीमोडायलिसिस का काम पड़ता है। तो ये पहले एक बार सुन लीजिएगा किस तरह से हीमोडायलिसिस काम करता है, नहीं तो हम पहले एक बार लिख लेते फिर समझेंगे, क्योंकि बोलने में भी और लिखने में भी फिर आपको समय लग जाएगा, फिर अपना वीडियो का ड्यूरेशन हो जाएगा ज़्यादा। तो पहले इसको लिख लीजिए। तो आइए हम लोग समझते हैं हीमोडायलिसिस के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, समझ जाइएगा हीमोडायलिसिस क्या होता है। अब सुनिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। हीमोडायलिसिस एक क्या है, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, अगर मान चलिए किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया, चोट लगने से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या हो सकता है वो डायबिटिक पेशेंट यानी कि चीनी का बीमारी हो गया हो, उसके कारण उसका किडनी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। अब मान चलिए किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया, अब क्या किया जाए। अगर एक किडनी खराब हो गया तो एक से तो काम चल सकता है, लेकिन क्या होगा, जो 2 किडनी होगा ये अधिक क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालेगा। एक किडनी होगा, अब जीवित तो रह सकिएगा, लेकिन क्या होगा, अब में फिर अलग अलग प्रकार की कठिनाइयाँ होने लगेगी। अगर मान चलिए किसी व्यक्ति का दोनों किडनी खराब हो गया, ठीक, अगर किसी व्यक्ति का दोनों किडनी खराब हो गया, जैसे हमारे पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज हैं जिनका कि दोनों किडनी खराब है। इधर देखिए थे आप, बीच में उनका हेल्थ थोड़ा गड़बड़ हो गया था, उनके चेहरा पर देखिएगा सूजन सब आ गया था। हम आपको बताएंगे जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब होता है तो उसमें सिम्टम्स क्या होता है। इसी तरह से आपके चेहरा पे सूजन आने लगेगा, भूख लगने लगेगा, आपका एकदम थकान महसूस होगा, अलग अलग प्रकार का समस्या होगा, हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम समझ रहे हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, किसी व्यक्ति का अगर दोनों किडनी खराब हो गया, अब उस व्यक्ति को ले जाया जाएगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हीमोडायलिजर मशीन आता है। आइए देखिए किस तरह से ये काम करता है। ये पेशेंट लेटा हुआ है,
अब कहिएगा सर जी पेशेंट का शरीर किधर है, पेशेंट का शरीर गायब कर दिया, हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं हेमोडायलिसिस हो कैसे रहा, हम यहाँ पर पेशेंट को उठा के नहीं लाएंगे। ये देखिए पेशेंट का हाथ है, हम करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा, 3 स्टेप होता है, 3 स्टेप में काम खत्म। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसके धमनी से हम क्या करेंगे, ब्लड को निकालना शुरू करेंगे। ये ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन इधर जाएगा, हेमोडायलाइजर मशीन में आएगा, शुद्ध होगा, शुद्ध होके बाद फिर सिरा में। हम सामान्यतः क्या करते हैं, धमनी या सिरा से क्या करते हैं, रक्त को निकालते हैं। हम क्या करें, धमनी से रक्त को निकाले, ये ब्लड पंप है जो कि क्या करेगा, ब्लड को खींचने का काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, इस रक्त को भेज देंगे डायलाइजर में। ये डायलाइजर क्या है, इस डायलाइजर में डायलिसिस द्रव भरा होता है। फिर से सुनिएगा, ब्लड निकाले हम, उसको हम भेज दें किसमें, डायलाइजर में। अब डायलाइजर में क्या होता है, डायलिसिस द्रव भरा होता है। डायलिसिस द्रव एक विशेष प्रकार का द्रव होता है जो क्या करता है, ब्लड में जितना भी अशुद्धि पदार्थ है उसको ये खींच लेगा, खींच के क्या करेगा जी, ऊपर भेजेगा। देखिएगा इधर देखिए, रेड कलर का नीचे एरो लगा है और एक एरो ब्लू कलर का। ये रेड कलर का जो नीचे एरो लगल है, ये क्या करेगा, क्या दर्शा रहा, ब्लड नीचे फ्लो कर रहा है, और ये अपवाहन द्रव की दिशा यानी कि डायलिसिस जो द्रव है उसके दिशा को ऊपर दिखा रहा है। ये क्या होता है, इस तरह से रोटेट होते रहता है, हो रहा रोटेट। अब क्या होगा कि इसमें जितना भी ब्लड आएगा ना, ब्लड छन करके क्या होगा, ये जो डायलिसिस द्रव है ये क्या करेगा, अपशिष्ट को ऊपर भेजेगा, दिख रहा है, अपशिष्ट को ऊपर भेजेगा। देखिए यहाँ एक पाइप लगा होता है जिससे क्या करेगा, जो अपशिष्ट पदार्थ उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। एक मतलब बनाया रहता छोटा सा, उसमें अपना निकलते रहता। और यहाँ से जो डायलिसिस द्रव है, डायलिसिस द्रव लगातार इस डायलाइजर मशीन को क्या होता है, सप्लाई होते रहता है। इसमें सप्लाई होते रहेगा, आपका ब्लड आते रहेगा, शुद्ध होते रहेगा, जाते रहेगा, आपके सिरा में जाते रहेगा। इसी तरह से क्या होगा, 3 से 4 घंटा आप बेड पर लेटे रहिएगा। 3 से 4 घंटा के बाद आपको क्या किया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब समझ सकते हैं कि आपको 3 से 4 घंटा बेड पर लेटे रहना है। अगर आपका दोनों किडनी खराब हो गया या एक किडनी खराब या सीवियर कंडीशन है, बहुत गंभीर मामला है, तो उस समय आपको क्यों बेड पे रहना होगा हॉस्पिटल में जाके। समझिए कितना मतलब खतरनाक प्रक्रिया है। आपको एकदम 3 से 4 घंटा बेड पर लेटे रहना, डेली आपके शरीर से ब्लड निकाला जा रहा है, साफ किया जा रहा है। तो इससे अच्छा क्या हमको इस किडनी को खराब होने से बचा लेना है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि किडनी को किस तरह से खराब होने से आप बचा सकते हैं। तो समझे हेमोडायलिसिस क्या होता है। आइए देखिए यहाँ लिख दिए हैं, हेमोडायलिसिस एक कृत्रिम विधि है जिसके द्वारा रक्त शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, अतिरिक्त जल और विषैले तत्व को क्या करता है, बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब की जाती है जब आपका जो किडनी है यानी कि वृक्क का काम करना बंद कर देगा तब। और जिस मशीन से हम लोग करते हैं हेमोडायलिसिस उसको क्या कहते हैं, डायलिसिस मशीन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। जैसे कि आप सब अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि जो हमारे खान सर हैं, प्रणाम है खान सर को, जो हमारे बिहार के एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी शिक्षक है, कह सकते हैं आप गरीब का मसीहा है खान सर। जो हमारे गरीब छात्र होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके लिए मसीहा है। उन्होंने लगभग 200 हेमोडायलिसिस ये डायलिसिस मशीन लगवाया है, जिसका क्या है जी 3 से 4 घंटा में मतलब वो उसके ब्लड को शुद्ध करेगा। 200 मशीन लगाया। आप समझिए कितना ज़्यादा जो मिडिल क्लास फैमिली होंगे या जो अमीर भी होंगे, वहाँ पे जाकर क्या होगा, आसानी से आप डायलिसिस करा सकते हैं। कोई भी अभी तक हमको लग रहा है कि बिहार में ऐसा कोई भी संस्था नहीं है जो कि इतना ज़्यादा व्यवस्था किया होगा कि 200 डायलिसिस मशीन किए हैं। ये हेमोडायलिसिस के लिए मशीन भी मंगवाए हैं, इसी प्रक्रिया के लिए मशीन मंगवाया गया है। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होता है ये, 3-4 घंटा समय लगता है। फिर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपका शरीर मान के चलिए कि आप ज़बरदस्ती जिंदा रहिएगा। बार बार आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, बार बार आप डायलिसिस करा रहे हैं। ये तो हमारे प्रेमानंद जी महाराज है, भगवान साक्षात हैं, तो उनका बात ही अलग है। तो यहाँ तक समझ गए। अब आइए हम जो 3 स्टेप बोले ना, क्या क्या करेंगे, पहले ब्लड निकालेंगे, फिर डायलिसिस मशीन में भेजेंगे, फिर शुद्ध हो जाएगा। इस तीनों के आइए तो हमने जो हेमोडायलिसिस पढ़ा, स्टेप हमने प्रक्रिया पढ़ा हेमोडायलिसिस, उसको ये लिख लिए, एक बार देख लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा बताइए हेमोडायलिसिस क्या होता है, आप लिख लीजिएगा। हेमोडायलिसिस का प्रक्रिया क्या होता है, लिख लीजिएगा। आइए देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम रक्त को निकालेंगे। देखिए क्या लिखे, मरीज के शरीर से के किसी नस, सिरा या धमनी से हम क्या करते हैं, रक्त निकालेंगे, उसको भेज देंगे कहाँ, डायलिसिस मशीन में। डायलिसिस मशीन में लगा होगा डायलाइजर। ये डायलाइजर क्या है, कृत्रिम वृक्क होता है जिसमें अर्धपारगम में झिल्ली लगी होती है। यह झिल्ली केवल अपशिष्ट और अतिरिक्त लवण को ही पार होने देता है। उसमें भरा क्या रहता है डायलाइजर में, डायलिसिस द्रव होता है। देखिए क्या होता है डायलिसिस द्रव। डायलिसिस द्रव एक विशेष प्रकार का द्रव होता है जिसमें आवश्यक लवणों का संतुलन होता है। यह द्रव रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को खींचकर बाहर निकाल देगा।
बाहर निकाल देगा, ध्यान क्या हो जाएगा, आपका ब्लड हो गया शुद्ध। अब क्या होगा, इस शुद्ध रक्त का वापसी होगा, यानी कि अपशिष्ट निकलने के बाद शुद्ध रक्त को फिर से शरीर में वापस भेज दिया जाता है। फिर अब कहाँ चल जाएगा, घर चल जाएगा। ठीक इसी तरह से आप बार बार हेमोडायलिसिस कराते रहिएगा। इससे अच्छा क्या हम अपने किडनी को बचा ही ले। किडनी को स्वस्थ रखेंगे तो हमको हेमोडायलिसिस क्या, डॉक्टर के पास जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। किडनी ठीक ठाक रहेगा तो आपका, अगर आपका किडनी खराब होने वाला रहे ना, उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखेगा, आइए आपको हम समझा देते हैं। आपको बार बार एक तो पेशाब लगेगा, आपके चेहरा पर आपका जो शरीर का अंग होता है अलग अलग प्रकार से सूजन उसमें आने लगेगा, थकावट महसूस होगा, भूख नहीं लगेगा, एकदम से होंठ सूखा रहेगा। मेरा सूख रहा था ऐसा मत समझिएगा मेरा किडनी खराब है। आज थोड़ा सा हमको फीवर हो गया था, फिर भी हम सोचे कि आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। अगर फीवर हो गया, अगर सो जाते तो समझिए और ज़्यादा तेज़ हो जाता, लेकिन अगर हम आप लोग को पढ़ाने लगे हैं तब लग रहा कि फीवर ठीक हो गया। तो जब भी आपको थोड़ा बहुत फीवर हुए, दुख सुख हुए, इसमें घबराना नहीं है, मेहनत करते जाना है। आपने एक गाना भी सुना होगा कि राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक ढलती छाँव, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। तो दुख से घबराना नहीं है, इसका सामना करना है, सब एक दिन ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि हम किडनी को स्वस्थ कैसे रखें। चलिए लिख लीजिए इसको। तो हम ये हमारा लास्ट टॉपिक है, पादप में उत्सर्जन पढ़ लेते हैं, देन हमारा उत्सर्जन हो जाएगा खत्म। कल आप लोग तैयार रहिएगा, 5 बजे आप लोग का लाइव क्वेश्चन डिस्कशन होगा क्लास 10th वालों के लिए। पूरी कोशिश करेंगे टाइम को मैनेज करने का। संडे उंडे कुछ नहीं है अभी, जो जिसका एग्जाम है 10th और 12th वालों के लिए, संडे उंडे सब भूल जाइए। 2 मंथ के लिए एकदम से संडे उंडे सबको गायब कर दीजिए। संडे हो या मंडे डेली आपको पढ़ाई करना है, ठीक। तो आइए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पादप में उत्सर्जन। देखिए क्या होता है, पादप में जो उत्सर्जन होता है उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो उत्सर्जी पदार्थ पत्ती हो गया, छाल हो गया, कोशिका रिक्ते काय हो गया, जलम हो गया, इस समय क्या करेगा, संचित करके रखेगा। कौन कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है, जितना लिखे ना बस इतने पढ़ के जाइएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सिंपल कि बताइए रेजिन किस प्लांट का उत्सर्जी पदार्थ, आप कहिएगा चीर पौधा में, या पूछेगा चीर पौधा में उत्सर्जी पदार्थ क्या आता है, आप कहिएगा रेजिन। देखिए उत्सर्जी पदार्थ जैसे लिखिए टेनिन, ये वृक्ष के छालों में पाया जाता है। रेजिन चीर पौधा में उत्सर्जी पदार्थ होता है, गोंद बबूल में, और ये दोनों रेजिन और गोंद पुराने जल में पाया जाएगा। लेटेक्स ये बरगद और पीपल में पाया जाता है। ये क्या होता है, उजला दूधिया रंग का होता है। अब क्या करिएगा, बरगद के पत्ता को तोड़िएगा, देखिएगा उससे उजला दूध निकलेगा। तो यहाँ आपका उत्सर्जन चैप्टर हो गया खत्म। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। जितना आपको पढ़ाया गया है उतना आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, आप कहीं से भी बनाइएगा, आपका आराम से एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन। तो हम लोग कल 5 बजे आप लोग आ जाइएगा। 5 बजे हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे उत्सर्जन के। और देखिएगा अगर आप ध्यान से लेक्चर देखे होंगे या कहीं से आप पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आप बना पाइए, कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस में भाग ले सकते हैं। तो कोई संडे नहीं आप लोग के लिए। ये जो लेक्चर है आपका 6 बजे सुबह आपको अपलोड मिलेगा। क्लास 10th और 12th 6 बजे आपको हर एक वीडियो लेक्चर अपलोड मिलेगा सुबह में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, उससे भी ज़्यादा व्यस्त रहिए। कहाँ व्यस्त रहना जी, पढ़ाई में। बाबू सोना नहीं करना है, हेलो हाय नहीं। आप लोग के पास मोबाइल है, अगर आप लोग के पास मोबाइल अगर आप लेक्चर देख पा रहे हैं, समझिए आप बहुत सौभाग्यशाली है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, आपसे भी छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं काम करते हैं। जैसे हमारे मेस में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ काम करते हैं, आपसे भी छोटे हैं। बताइए उनका क्या होता होगा। तो अपने आप को बिल्कुल भी कोसना नहीं, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, आपके पास जो भी है पर्याप्त है, आप मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।